बहुत सारे लोगों ने विक्टिम कॉन्शियसनेस के वीडियोस नहीं देखे होंगे, खास करके नए लोग। तो लॉ ऑफ वन करने के बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि शैडो वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और विक्टिम कॉन्शियसनेस शैडो वर्क के बारे में है कि शैडो वर्क क्या होता है, क्यों होता है, क्यों करना जरूरी है। तो मैं काफी सारे चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स में कर चुकी हूँ। मेरे ख्याल से 7 चैप्टर्स में कर चुकी हूँ, और ये 6 चैप्टर्स में कर चुकी हूँ। ये 7वां चैप्टर है। ये किताब है जिसमें से मैं कॉपी पेस्ट करके इस यहाँ पर हिंदी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें अगला चैप्टर है अलाइनमेंट विद सोर्स एंड रियलिटी, यानी कि वास्तविकता और स्रोत के साथ तालमेल होना। वास्तविकता वह तो जनरली जहां समझाने की जरूरत पड़ती है मैं समझाती हूँ, वरना मैं पढ़ लेती हूँ हिंदी में। वास्तविकता वह है, और जिन लोगों को हिंदी ठीक से नहीं आती या इंग्लिश ज्यादा कंफर्टेबल है, तो इंग्लिश की स्क्रिप्ट सामने इसीलिए शेयर की हुई है स्क्रीन पर, ताकि आप लोग उसे पढ़ के समझ सकें। वास्तविकता वह है जो है, ये उन घटनाओं के नंगे सच तथ्य हैं जो या तो अभी हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हैं, या जो पहले ही घटित हो चुकी हैं। वास्तविकता कभी भी भविष्य में घटित नहीं हो सकती, और अतीत के संदर्भ में वास्तविकता की हमारी यादें हमारी अपनी व्याख्या के कारण बदल जाती हैं या दूषित हो जाती हैं। यदि हम इसे सुन, देख, छू, चख या सूंघ नहीं सकते, तो हम जो अनुभव कर रहे हैं वह बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, बल्कि इसके बजाय वास्तविकता के बारे में हमारी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन कभी-कभी हमारी इंद्रियां भी हमें धोखा दे सकती हैं जब बात वास्तविकता को सही सही बताने की आती है। जैसा कि उन मूल निवासियों के वृत्तांत में दिखाया गया था, जिन्होंने पहली बार एक पाल वाली नाव, जहाज का अनुभव किया था। 30 पेज पे था। 30 पेज पे था कि कुछ लोगों को वो पिछला चैप्टर है। कुछ लोगों को नदी में नाव दिख रही थी, कुछ लोगों को नहीं दिख रही थी। मतलब ये कितनी अजीब बात लगती है सोचने में, लेकिन वास्तविकता में जहाज बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्योंकि मूल निवासी ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वे वास्तविकता का अनुभव केवल अपनी मान्यताओं के अनुसार ही कर पाए। इसलिए वे पानी पर तैरते हुए जहाजों की वास्तविकता का अनुभव नहीं कर सके। ये बातें कितनी सच हैं और कितनी नहीं है मुझे नहीं पता कि क्या ये सचमुच होता है। जब मैं इस ट्रांसलेशन को लिख रही थी, तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि शैडो वर्क या विक्टिम कॉन्शियसनेस या इन चीजों को जिस तरह से समझाया गया है, क्या सच में ऐसा है? क्योंकि जहां तक मैंने सुना है, कार्ल हंग और सिगमंड फ्रूड फ्रीमेसन्स थे, और उन लोगों को बताया गया था कि तुम्हें लोगों को किस तरह से गुमराह करना है, और किस तरह से लोगों को ऐसी बातें बतानी है कि वो लोग बस उलझे रह जाएं हर समय। तो जब मैं ये पढ़ रही थी, तो मुझे पढ़ रही थी मतलब वो कॉपी पेस्ट कर रही थी और यहाँ लिख रही थी, तो मुझे ये ध्यान में आ रहा था कि सोल कॉन्ट्रैक्ट भी तो होता है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर हमारे साथ चीजें होती हैं और हमारा स्वभाव हमारे ग्रहों के हिसाब से भी होता है, और उसके बारे में भी लॉ ऑफ वन में रा ने कहा है कि ग्रहों के जो ग्रहों की जो रेडिएशन होती है, जैसे धरती की एक रेडिएशन, ऐसे ग्रहों का हर ग्रह की एक रेडिएशन है। तो जब हम कहते हैं उसकी नजर पड़ रही है, क्या उसका 7वां असर पड़ रहा है, तो इस तरह से ग्रहों की रेडिएशन का भी तो हमारे ऊपर असर होता है। और उसमें क्लियरली लिखा है कि आप किस तरह की चीजें अनुभव करेंगे। तो फिर शैडो वर्क कहाँ से आया? हाँ, ये जरूर है कि अपने अंदर अपनी खामियों को, अपने डरों को, हमने डरों के साथ, अपने डर के साथ हमें सामना करना है,
उसकी हीलिंग करनी है, उसको ओवर कॉन्कर करना है, मतलब उसको जीतना है कि हम अपने अंदर से सारे डर मिटा सकें और हिम्मत से आगे बढ़ सकें और सारे काम अपने हिसाब से कर सकें। लेकिन ये चीजें कितनी सही है? जैसे अभी यहाँ कह रहे हैं कि दो लोग थे, एक गुट, दो गुट थे। एक लोग कह रहे थे अरे वो जहाज तुम्हें नजर नहीं आ रहा, और दूसरे कह रहे थे कहाँ है जहाज। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी कि क्या सच में ऐसा होता है कि किसी को जहाज ही नजर नहीं आए? एक इंसान ये कह सकता है कि जहाज कौन, हाँ ये पता नहीं क्या है, पर इसको जहाज कहते हैं, ये क्या होता है, कैसे तैरता है, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन ये कहना कि जहाज नजर नहीं आया, पता नहीं। तो वास्तविकता में जहाज बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्योंकि मूल निवासी ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वे वास्तविकता का अनुभव केवल अपनी मान्यताओं के अनुसार ही कर पाए। इसलिए वे पानी पर तैरते हुए जहाजों की वास्तविकता का अनुभव नहीं कर सके। मान्यताएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं, जैसे कि कल मैं चैनलिंग के बारे में बात कर रही थी कि कुछ लोगों के अंदर देवी आती है, बात कर रही थी, पता नहीं मैंने वीडियो अपलोड किया या नहीं। कुछ लोगों के अंदर देवी आती है, या शायद न्यूमरोलॉजी वाले एपिसोड में बोला था। तो किसी के लिए वो देवी हो सकती है, जिसके अंदर महसूस हो रहा है, हो सकता है उसके लिए कुछ और हो। कोई ये भी कह सकता है कि ये इसको, इसका दिमाग हिल गया है, कोई ये कह सकता है इसके अंदर शैतान आ गया है। तो हर एक की सच्चाई उनकी धारणाओं के हिसाब से अलग हो सकती है, लेकिन जो है सामने वो तो है। अब अ, जीती मक्खी को अनदेखा तो नहीं किया जा सकता ना। मान्यताएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि वे वास्तविकता के हमारे संवेदी अनुभव को ही बदल सकती हैं। इसी कारण से अपनी धारणाओं पर प्रश्न उठाना बुद्धिमानी है। हम इस पल की वास्तविकता में स्थिर रहने का संकल्प ले सकते हैं। वर्तमान क्षण ही उच्चतम आवृत्ति का स्रोत है जिसे पाया जा सकता है। वर्तमान क्षण में एक सार्वभौमिक स्रोत की उपचारक ऊर्जा समाहित होती है, जिसे अतीत या भविष्य उन्मुख सोच के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। एखार्ट टोल 1999। अब इस तरह के जितने बड़े बड़े लेखक हैं, द पावर ऑफ नाउ एखार्ट टोल ने लिखी है, काफी सारी किताबें हैं इसके ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर किताबें हैं, रखी सारी हुई हैं, लेकिन समय नहीं मिला पढ़ने का। लेकिन ये बातें, कुछ बातें उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि इन किताबों में जितनी बातें हैं वो हो सकता है 75-80% सही हो, लेकिन हो सकता है कुछ उसमें, क्योंकि एक लेखक जब लिखता है तो वो अपनी सोच और अपनी धारणाओं के हिसाब से लिखता है। तो जरूरी नहीं है कि उसकी धारणाएं आपसे मेल खाती हो, उसकी सोच आपसे मेल खाती हो। जैसे एक कहानी थी, स्कूल में हमने बचपन में पढ़ी थी, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, स्किज़ोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनालिटी। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये दो पोलैरिटीज हो सकती हैं एक इंसान के अंदर, वॉक इन सोल्स हो सकते हैं, पोजेशन ऑफ बॉडी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन लिखने वाला अपनी धारणाओं के हिसाब से, अपनी सोच और अपने अनुभवों के हिसाब से लिखेगा। इसलिए जब भी कोई किताब पढ़ो तो अपना दिमाग साइड में मत रखो, उसका थोड़ा इस्तेमाल करो और सोचो, सवाल करो कि ये मेरे लिए कितना सही है, या जनरली कितना सही या गलत हो सकता है। अतीत और भविष्य ऐसे स्थान हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो है वो अभी इसी क्षण में है। लाइफ इज इन द नाउ। पास्ट भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, सिवाय एक भ्रमित मन के। वास्तविकता वह स्थान है जहां शांति प्रतीक्षा करती है, और शांति हमारे लिए हमारे वर्तमान क्षण में उपलब्ध रहती है, या जिसे एखार्ट टोल अभी, नाउ कहते हैं, पावर ऑफ नाउ। हम में से अधिकांश लोगों ने यह कहावत सुनी होगी, कोई भी गलती नहीं होती। जैसे लॉ ऑफ वन में रा कहते हैं, सही और गलत कुछ भी नहीं होता, जो हो रहा है सही हो रहा है, और उसकी कोई वजह है। हाँ,
अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि मैंने जो किया क्या वो मुझे करना चाहिए था, या अब आप कुछ करने वाले हैं तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या सही रहेगा, या अगर मैं ऐसा करूं तो क्या सही रहेगा। इसके बारे में मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया है। जल्दी ही एक पॉडकास्ट आ चुका है, अ, दूसरे 3-4 पॉडकास्ट बाकी हैं, जल्दी आ जाएंगे, उसमें मैंने ये बात समझाई हुई है। कोई भी गलती नहीं होती, ये कहावत एक सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करती है जिसे कारण और प्रभाव के नियम मतलब लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से प्राप्त किया गया है। प्रत्येक कारण का एक प्रभाव होता है, प्रत्येक प्रभाव का एक कारण होता है। सब कुछ नियम के अनुसार ही घटित होता है। संयोग, कहते हैं संयोग जैसा कुछ भी नहीं होता, लक जैसा कुछ भी नहीं होता। संयोग तो बस उस नियम का दूसरा नाम है जिसे हम पहचान नहीं पाते। कारण कार्य के अनेक स्तर हो सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज इस नियम के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। द काई द द काइबिल द काइबालियन या कबाला, द काइबालियन प्राचीन मिस्र और ग्रीस के हर्मेटिक दर्शन का एक अध्ययन 3 दीक्षकों द्वारा। ये एक किताब है, द थ्री इनिशिएट्स 1912 में लिखी होगी। काइबालियन यानी कि हर्मेटिक फिलॉसफी, कबाला की फिलॉसफी जो है उसकी स्टडी। उसके टैरो कार्ड्स भी हैं, मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। हर्मेटिक टैरो कार्ड्स बहुत सुंदर हैं, बहुत पावरफुल है, उनकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। और इसके अंदर काफी चीजें बताई गई हैं, लेकिन याद रखना कि ये कबाला, काइबेलियन, ये फ्री मेसन्स की स्टडी है। वो लोग फ्री मेसन बनने के लिए इस फिलॉसफी को पूरी तरह से पढ़ते हैं। एलिट्स सारे ग्रीस के, वो काली टोपी यहाँ पे लगाने वाले वो वाले जू लोग हैं, यहूदी। मुझे याद है एक फिल्म आई थी यहूदी, उसके अंदर मुगलों ने यहूदियों के खिलाफ जंग छेड़ा हुआ था। दिलीप कुमार मीना कुमारी की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। तब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या फर्क है दोनों में। बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं, दोनों ही एक जैसे हैं, तो आपस में लड़ क्यों रहे हैं। अब जाके समझ में आया कि दोनों में क्या फर्क है। हालांकि असल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कबाला से ही क्रिश्चियनिटी और इस्लाम निकले। अब वो एक अलग स्टोरी है, पर आगे बढ़ते हैं। हर चीज, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई घटना जिससे हमारा सामना होता है, वह किसी न किसी कारण से ही वैसी होती है। घटना भी, व्यक्ति भी, कुछ भी महज इत्तेफाक से नहीं होता। जब हम अपने जीवन में कारण और प्रभाव के नियम लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को लागू करते हैं, तो हम ये पहचान पाते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं और अनुभव करते हैं, वो हमेशा हमारी अपनी ही मान्यताओं, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी ऊर्जा का प्रतिबिंब होता है। We are all mirror images of each other. Whatever the other person is behaving like is because there is a mirror image of that inside you yourself, which is why the other person behaves like that with you, because you are like that somewhere deep inside. और लिविंग द लॉ ऑफ वन में कार्ला ने समझाया था कि ये जो बिलीफ सिस्टम्स या मिरर इमेजेस होते हैं, ये जरूरी नहीं कि इसी जिंदगी के हों। क्योंकि आप कहोगे मैं तो ऐसा नहीं हूं, लेकिन हो सकता है किसी जन्म में ऐसा हो। तो सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड आपको सिर्फ इस शरीर में नहीं देख रहा है, आपकी ऊर्जा को देख रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो रहा है, जो सभी जन्मों का प्रतिबिंब है। वे हमेशा हमारी अपनी ही मान्यताओं का प्रतिबिंब होता है। यह दुनिया सचमुच एक आईना है, ये हमें हमारी अपनी आंतरिक मानसिक स्थिति का ही प्रतिबिंब दिखाता है। इस बात को जानना और स्वीकार करना ही वह रहस्य है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे लिए हो रहा है।
हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी निजी वास्तविकता के सह निर्माता हैं। रिसेंटली मेरे ख्याल से आ, सुपरटॉक्स में नहीं, मेरे ख्याल शशांक के साथ जो मैंने किया, उस पॉडकास्ट में जो अभी रिलीज नहीं हुआ है, आधा रिलीज हुआ है, उसके अंदर मैंने ये समझाया है कि हमारे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या शायद सुपर टॉक्स में किया होगा, उसके अंदर कैसे लाइट लैंग्वेज होती है, जो हमारे कर्मों से हम अपनी डेस्टिनी बदलते रहते हैं। हालांकि जब हम वास्तविकता का विरोध करते हैं तो हमें ये दुनिया महज इत्तेफाकी घटनाओं, गलतियों और सहयोगों से भरी हुई नजर आती है। जब हम जो है उसका विरोध करते हैं तो हम हताश हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ घटित हो रहा होता है वह वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं कि होना चाहिए। हमारी उम्मीदें, यानी जीवन, हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चल रहा होता। परिणाम स्वरूप हम दुखी हो जाते हैं, हम पीड़ित चेतना, विक्टिम कॉन्शियसनेस की अवस्था में चले जाते हैं। जब हम जीवन के को समस्याओं से भरा हुआ देखते हैं, तो इसका कारण ये होता है कि हम उस दयालु, उदार और प्रेम पूर्ण वर्तमान में नहीं जी रहे होते, बल्कि अपने ही मन द्वारा रची गई एक नर्क रूपी दुनिया में जी रहे होते हैं। जब हम बाहरी घटनाओं पर नकारात्मक विचारों, मान्यताओं और कहानियों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि हमारी पीड़ित चेतना की उस वर्तमान का विरोध कर रही है। हमारी पीड़ित चेतना ही उस वर्तमान का विरोध कर रही है। उन बाहरी घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाली निम्न आवृत्ति वाली भावनाएं, लो फ्रीक्वेंसी फीलिंग्स, इस बात का स्पष्ट संकेत होती हैं कि हम वास्तविकता, उस परम स्रोत और शांति का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर, जब हम वास्तव में वास्तविकता के साथ पूर्णतः तालमेल में होते हैं, तो हम ये जान जाते हैं कि कोई भी गलत नहीं होती, कोई भी गलती नहीं होती। हम ये समझ जाते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं वो हमेशा हमारी अपनी ही मान्यताओं का प्रतिबिंब होता है। ये वास्तविकता की परख, रियलिटी चेक, हमें अपनी मान्यताओं को उनके विश्व वास्तविक रूप में देखने में सहायता करती है, कि वे शांति प्रदान करने वाली मान्यताएं हैं या फिर दुख तकलीफें पैदा करने वाली मान्यताएं। ये वास्तविकता की परख, रियलिटी चेक, असल में उस परम स्रोत की परख, सोर्स चेक ही है। क्या हम वास्तविक स्रोत के साथ तालमेल में हैं, या हम उसका विरोध कर रहे हैं? दुख, दर्द का विरोध। वास्तविकता के माध्यम से हमारे पास एक जीवित चेतना या स्रोत से संवाद करने का अवसर होता है। आइए निम्नलिखित उपमा पर विचार करें। स्रोत को स्वयं प्रकाश के रूप में कल्पना करें, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य को अक्सर उच्च चेतना का प्रतीक माना जाता है, जो हमारे मन की गहराइयों तक प्रकाशित होता है। अब कल्पना करें कि हमारी अपनी सीमित मान्यताएं इस मार्ग को अवरुद्ध कर रही हैं, जिसके कारण चेतना का प्रकाश हमारे मूल तत्व तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता। हम वह हमें पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप हम स्वयं को वह बनने नहीं देते जो हम वास्तव में हैं, अर्थात उस तेजस्वी स्रोत की ही अभिव्यक्तियां, सूर्य। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, ईश्वर। तथापि भले ही हमारा उस स्रोत से जुड़ाव अवरुद्ध हो गया हो, लेकिन स्रोत को प्रकाशित होने से रोका नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे बादल सूर्य के प्रकाश को तो रोक सकते हैं, किंतु वे सूर्य को स्वयं प्रकाशित होने से नहीं रोक सकते। और चूंकि स्रोत हमारे साथ पूर्ण रूप से एकाकार होना चाहता है, इसलिए वह निरंतर उस विचार या मान्यता पर सीधे अपना प्रकाश डालता रहता है जो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त हमारे और स्रोत के माध्यम खड़ी व मानसिक मान्यता
ऊर्जा के स्तर पर प्रक्षेपित होकर एक भौतिक रूप धारणा कर लेती है जो हमारे ही विरोध की एक छाया के समान होती है। इस प्रकार प्रक्षेपित होने वाली ये छायाएं हमें हमारी सीमित मान्यताओं के प्रति सचेत करती हैं और तब हम उन मान्यताओं को बदलने के विकल्प चुन सकते हैं। तब हम उन मान्यताओं को बदलने के विकल्प चुन सकते हैं। स्रोत की हमारे स्थान पुनः जुड़ने की चाहत और उसके असीम प्रेम का यह कितना अद्भुत प्रमाण है। एक मिनट। वी कैन कॉन्शियसली रिकनेक्ट। हम हर पल अभी इस पल में पूरी चेतना के साथ स्रोत से फिर से जुड़ सकते हैं, ईश्वर से। इसे कहते हैं लिविंग द लॉ ऑफ वन। असलियत हमेशा हमारे फायदे के लिए काम करती है। असलियत यानी वास्तविकता भले ही कभी कभी मुश्किलें लाए, लेकिन स्रोत के जरिए हमारी जिंदगी में ठीक वही लाती है जिसकी हमें जरूरत होती है, ताकि हमें याद दिला सके कि हम खुद स्रोत की ही प्यारी किरणें हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है एडजस्टिंग आवर इमोशनल फ्रीक्वेंसी, मैं नेक्स्ट एपिसोड में कर देती हूँ।